गीता ज्ञान ब्लॉग को लिखते हुए पंडित जी सोच रहे हैं कि हम इंसान वैसे तो इस धरती की सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज कहे जाते हैं, लेकिन कई बार हम इतनी छोटी छोटी बातों को नहीं समझते कि इस इंटेलिजेंस पर ही शक होने लगता है। कल ही की बात जिसने पंडित जी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था। कल उनकी कॉलोनी में ही दो सगे भाई छोटी सी प्रॉपर्टी के पीछे इतना लड़े कि नौबत हाथापाई तक आ गई और इसमें दोनों इंजर्ड भी हो गए। एक ही माँ बाप के दो बच्चे जिनका बचपन से लेकर जवानी तक हर पल साथ में बीता था, आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। वो भी किस लिए? जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए जिसने यहीं रह जाना है। आज उन दोनों के पिता ने कॉलोनी के बुजुर्गों को बुलाया है ताकि सब मिलकर इन दोनों को समझा सके, मामला घर तक ही रहे, कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचे। पंडित जी को इन दोनों भाइयों नरेश और विकास के पिता जयपाल पर बड़ी दया आई। जिस एज में उसे अपनी जिंदगी भर की मेहनत का सुख भोगना था, उस एज में वो अपने दोनों बेटों को एक दूसरे के खून का प्यासा बनता हुआ देख रहा है। पंडित जी की आंखों में जयपाल की स्ट्रगल्स की कहानी जैसे फिल्म की रील की तरह चलने लगी। तब ये कॉलोनी नई नई बस रही थी, प्लॉट कट रहे थे, कुछ मकान बन चुके थे, कुछ बन रहे थे। उन्हीं दिनों पंडित जी के घर पर भी कुछ काम चल रहा था। मजदूरों में से एक था जयपाल, 20 की करीब एज का शाय सा लड़का, बहुत हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट भी था। जब काम खत्म हो गया और सब मजदूर जाने लगे तो जयपाल ने पंडित जी के फादर से कुछ और काम बताने को कहा। उन्होंने सलाह दी कि ये कॉलोनी अभी बसनी शुरू हुई है, इस वक्त अगर यहाँ कोई छोटी मोटी शॉप या कुछ और काम शुरू किया जाए तो हमेशा के लिए जम जाएगा। जयपाल को यह सलाह अच्छी लगी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दुकान खोल सके। उसने बहुत दिमाग लगाया और आखिर में प्रेस करने का काम शुरू कर दिया। तब वो इस कॉलोनी और आसपास के लिए एक लौता प्रेस वाला था। मेहनती और ईमानदार तो था ही, नेचर का भी बहुत अच्छा था। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा। कॉलोनी में ही एक पेड़ के नीचे वो सुबह सुबह अपना ठेला खड़ा करता, अपना सामान सेट करता और फिर पूरा दिन प्रेस करता रहता। सबको उसका काम बहुत पसंद था। लोग कहते कि जयपाल के प्रेस किए कपड़े एक हफ्ते भी रखो तो खराब नहीं होते। वो इन तारीफों पर बस शर्मा कर रह जाता। जयपाल और पंडित जी लगभग एक ही एज के थे, लेकिन जयपाल उन्हें भैया जी कहकर पुकारता था। बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करता था। चाहे मई जून की चुभती गर्मी हो या दिसंबर जनवरी की हड्डियां कपा देने वाली ठंड, कभी ऐसा नहीं होता जब जयपाल काम पर ना आता हो। उसने अब इतना कमाना शुरू कर दिया था कि अपना खर्च निकाल कर थोड़ा बहुत पैसा गांव में अपने पेरेंट्स को भेजने लगा था। उसने कॉलोनी के ही एक खाली प्लॉट पर प्लॉट ओनर की परमिशन लेकर अपने लिए छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। झोपड़ी के आसपास उसने खुदाई करके छोटी छोटी क्यारियां बना ली और उनमें सीजनल सब्जियां बोता था। खुद भी खाता था और कॉलोनी के लोगों को भी बांटता था। पंडित जी के फादर की तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। उनको तो खुद खाने से पहले ताजी सब्जी पहुंचा देता था। 3-4 साल बाद जयपाल के घर वालों ने उसकी शादी तय करवा दी। उसकी पत्नी भी बड़ी सीधी साधी और मेहनती लड़की थी। उसका नाम सुशीला था। जब वो शादी के बाद पहली बार जयपाल के पास रहने आई, तब वो सबसे पहले उसे पंडित जी के परिवार से मिलवाने लाया था कि इस जगह पर यही लोग हमारे गार्जियंस हैं। पंडित जी के फादर और पूरे परिवार को उसका ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा। सुशीला ने भी जयपाल का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। दोनों मेहनती तो थे ही और कॉलोनी भी लोगों से भर गई थी, इसीलिए उनका काम भी बहुत बढ़ गया था। दोनों मिलकर अच्छा कमा रहे थे। एक दिन जब जयपाल कपड़े देने आया, तब पंडित जी के फादर ने उसे रोक लिया और बिठाकर समझाया कि अब वो परिवार वाला हो गया है, आगे बच्चे भी होंगे, इसीलिए उसे अभी से उनके भविष्य के लिए कुछ प्लान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां वो पत्नी के साथ झोपड़ी बनाकर रह रहा है, कल को अगर उसके प्लॉट का ओनर वहां घर बनाने लगे तो उसके पास रहने की जगह नहीं बचेगी और ऐसे में वो परिवार के साथ कहां भटकता फिरेगा। इसीलिए टाइम रहते हुए उसे अपने लिए घर का इंतजाम करना चाहिए। फिर उन्होंने जयपाल को कॉलोनी में ही एक छोटे से प्लॉट के बारे में बताया जो बिकाऊ था और उसके ओनर को तुरंत पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो सस्ते में वो प्लॉट बेचने को तैयार था। जयपाल ने मुसीबत के लिए कुछ पैसे बैंक में सेव कर रखे थे, लेकिन वो काफी नहीं थे, इसीलिए उसने अपनी वाइफ की ज्वेलरी गिरवी रख दी और वो प्लॉट खरीद लिया। आज उसके पास छोटा सा ही सही अपना एक जमीन का टुकड़ा हो गया था। सुशीला और जयपाल इस बात से बड़े खुश थे। इस प्लॉट के एक हिस्से पर उन्होंने अपनी झोपड़ी बना ली
फिर कुछ साल के अंदर उनके 2 बेटे भी हो गए। एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था जो अपने आप में बहुत खुश था। जयपाल ने अपनी हैसियत के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उनको बेहतर जिंदगी देने के लिए सुशीला और जयपाल ने एक दूसरी कॉलोनी से भी प्रेस के कपड़े लाने शुरू कर दिए थे। दोनों ही अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। बच्चे भी पढ़ाई में ठीक ठाक ही थे और पढ़ लिख कर अब जॉब कर रहे थे। जयपाल ने अभी तक भी अपना काम नहीं छोड़ा था। उसका कहना था कि जब तक अपना शरीर काम कर रहा है हमें काम करते रहना चाहिए। उसी जयपाल के दोनों बच्चे अब इस प्लॉट के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि बड़े वाले को अपना बिजनेस शुरू करना है और उसे पैसे चाहिए। छोटे वाला भी अपना बराबर का हिस्सा मांग रहा है, जिससे बड़े वाले को पैसे कम पड़ जाएंगे, और झगड़ा इसी बात का है। पंडित जी को इस बात का बहुत अफसोस था। दोनों बेटों में से कोई भी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोच रहा था कि प्लॉट बिकने के बाद वो दोनों क्या करेंगे, कहां रहेंगे। जिन बच्चों के लिए दोनों ने दिन रात इतनी मेहनत की, अब उनके बच्चे उसका ये फल दे रहे हैं। शाम को 4-5 बुजुर्ग जयपाल के घर पर इकट्ठा हुए। सबने अपने अपने तरीके से नरेश और विकास को समझाया। दोनों सबकी बातें सर झुकाकर सुन रहे थे, लेकिन उन पर अमल कितना करने वाले थे ये कौन जानता था। अब पंडित जी की बारी थी। उन्होंने अपनी बात शुरू की श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक से। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की इच्छा छोड़कर स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तुम दोनों को इस श्लोक को सुनाने का मतलब यह है कि तुम जो भी कर रहे हो वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने सारी जिंदगी मेहनत की, ये उनका कर्म था। अब तुम दोनों को अपना कर्म करना है, और तुम्हारा कर्म एक दूसरे से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने लिए अपनी सिचुएशन से लड़ना है। जिसे अपना बिजनेस खड़ा करना है उसे अपने हिस्से की मेहनत करनी है। जिसे घर या जमीन चाहिए उसे अपने हिस्से की। इसी संघर्ष को भगवान ने युद्ध कहा है। अगर तुम दोनों अपनी अपनी मैं यानी ईगो छोड़कर बिना सक्सेस या फेलियर की परवाह किए बिना अपना कर्म करो, अपने काम को पूरी तरह मेरे हवाले यानी भगवान के हवाले कर दो, मतलब मुझ पर विश्वास रखो, तो तुम वो सब जरूर पालोगे जिसकी इच्छा रखते हो। जो तुम्हारा नहीं है, जिसे तुमने अपने कर्म से नहीं कमाया है, उसके लिए लड़ने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। नरेश और विकास की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उन्हें शायद अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोनों ने पंडित जी के पैर छू लिए। पंडित जी ने भी उन्हें गले से लगा लिया था। घर लौटते हुए पंडित जी मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सबके मन को प्रेम से भर देने की प्रार्थना कर रहे थे।